नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, विचित्र भाई। लेखक विजय कुमार बस, चित्रांकन सुरेंद्र ग्राफिक्स, संपादन प्रमिला जैन। तुषारगढ़ का राजा शैलवर्मन बुद्धिमान होने के साथ साथ झूठी प्रशंसा व खुशामद करने वाले व्यक्तियों को पसंद नहीं करता था, पर वह सनकी और घमंडी भी था। इस कारण लोग उससे भयभीत रहते थे। राजा शैलवर्मन के मन में नए नए विचार आते रहते थे। एक रात जब वह अपने शयन कक्ष में शैया पर लेटा हुआ था, तो उसके मन में एक विचार आया। मेरे पास अकूत धन दौलत है, इतना बड़ा राज्य है, लोग मेरे इस वैभव को ईर्ष्या की नजरों से देखते हैं। मेरा मूल्य इस वैभव व अकूत धन दौलत से ज्यादा ही होना चाहिए, लेकिन मेरा मूल्य है कितना? इस उधेड़ बुन में वह सारी रात न सो सका। सुबह होने पर उसने प्रधानमंत्री वामदेव को महल में बुलवाया। प्रधानमंत्री जी, आप हमारे राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इसलिए हम आपसे अपना मूल्य जानना चाहते हैं। आप अपना मूल्य जानना चाहते हैं महाराज? हाँ प्रधानमंत्री जी, हम इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आखिर हमारा कुछ तो मूल्य होगा। हम उसी मूल्य के विषय में जानना चाहते हैं। ओह! प्रधानमंत्री वामदेव सोच में पड़ गया। महाराज ने तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न पूछा है। भला राजा का मूल्य कौन आंक सकता है? अब ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? एक और कुआं है तो दूसरी ओर खाई है। अगर मैं राजा का मूल्य कम बताता हूँ तो राजा कुपित होकर सजा दे डालेगा, और यदि मूल्य अधिक बताता हूँ तो कहेगा कि मैं चापलूसी कर रहा हूँ। वह सोचने लगा, राजा ने प्रश्न पूछा है तो उसका उत्तर तो देना ही पड़ेगा। उत्तर दिए बिना किसी सूरत में छुटकारा मिलेगा भी नहीं। यह सोच उसने राजा शैलवर्मन से कहा, महाराज, आपने बड़ा जटिल प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर खोज निकालने के लिए मुझे 2 सप्ताह का समय दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें 2 सप्ताह का समय दे देता हूँ, लेकिन यदि 2 सप्ताह बाद तुमने सही उत्तर न दिया तो मैं तुम्हें फांसी पर लटकवा दूंगा। प्रधानमंत्री भय से कांपता राजा शैलवर्मन के पास से चल पड़ा। लगता है आज शनि की 7.5 मुझ पर सवार हो गई है। इसकी मार से बचना अब मुश्किल है। अपने महल जाकर उसने कई बड़े बूढ़ों, सयानों और बुद्धिमानों से इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहा, पर कोई भी संतोषजनक उत्तर न सूझा सका। अब क्या होगा? बात सारे राज्य में फैल गई। गली चौराहे पर जहां कहीं भी लोग इकट्ठे होते, यही चर्चा करते, राजा का मूल्य कितना हो सकता है। एक दिन जब लोग इकट्ठे होकर बड़े ही रहस्यमय ढंग से आपस में इसी विषय पर वार्तालाप कर रहे थे। क्या बात है भाइयों, तुम सब लोग इतने परेशान से क्यों नजर आ रहे हो? लोगों ने उसे कुछ बताने के बजाय बुरी तरह झिड़क दिया। तुझे हमारी परेशानी से क्या लेना देना है? जा भाग, जाकर अपने चने बेचो। लेकिन वह वहां से हिला नहीं। उसको वहीं खड़ा देख भीड़ में खड़े एक व्यक्ति ने उससे कहा, बड़ा ढीठ है तू जानना ही चाहता है तो सुन, हम लोग इस प्रश्न पर बहस कर रहे हैं कि राजा का मूल्य कितना होता है। बस इतनी सी बात के लिए तुम लोग परेशान हो? मैं तो समझ रहा था कि कोई बड़ी समस्या है। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तू इस प्रश्न का उत्तर जानता है। हाँ, मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, सही और सटीक उत्तर। जा जा, बड़ा आया अक्ल का सौदा कर। हमको तो इस प्रश्न का उत्तर सूझ नहीं रहा और तू सही व सटीक उत्तर बताने चला है। अब वह लड़का वहां से चल पड़ा। उसी रात प्रधानमंत्री वामदेव परेशान सा अपने कक्ष में बैठा सोच रहा था। सप्ताह का समय पूरा होने में केवल 2 दिन बाकी हैं और राजा शैलवर्मन के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर खोज नहीं पाया हूँ। क्या 2 दिन बाद मुझे फांसी पर चढ़ना पड़ेगा? उसी समय उसका एक गुप्तचर उसके सामने आ खड़ा हुआ। कहो नीलकांत, क्या समाचार है? प्रधानमंत्री जी, नगर में चने बेचने वाला एक लड़का आज बड़े ही विश्वास के साथ लोगों से कह रहा था कि वह राजा का मूल्य बता सकता है। ओह, ऐसा? कहाँ है वह लड़का? प्रधानमंत्री जी, मैंने उस लड़के का पीछा कर पता लगा लिया है। वह रमोला भटियारिन की सराय में रहता है। आप कहें तो मैं उसे सराय से बुला लाऊं? नेकी और पूछ जाओ, जल्दी उसे हमारे पास ले आओ। जो आज्ञा प्रधानमंत्री जी। गुप्तचर अब रमोला भटियारिन की सराय में उस चने बेचने वाले लड़के के पास पहुंचा। ए लड़के, तुम्हें प्रधानमंत्री जी ने अपने महल में बुलवाया है। क्यों? मुझसे उन्हें क्या काम आ पड़ा?
वे तुमसे राजा के मूल्य के बारे में जानना चाहते हैं। ओह, ऐसा? तब गरज उनकी है, उन्हें मेरे पास आना होगा। मैं उनके पास क्यों जाऊं? गुप्तचर प्रधानमंत्री वामदेव के पास वापस लौटा। क्या हुआ? तुम तो बिना उस लड़के को लिए ही आ गए। प्रधानमंत्री जी, वह लड़का तो बहुत ही स्वाभिमानी मालूम देता है। वह कहता है कि गरज प्रधानमंत्री जी की है, वे स्वयं मुझे बुलाने आएंगे, तभी मैं उनके साथ महल में जाऊंगा। ओह, यह कौन सी बड़ी बात है? अपनी जान बचाने के लिए तो मैं इस वक्त गधे को भी बाप बनाने को तैयार हूँ। प्रधानमंत्री वामदेव उसी समय रथ में बैठकर रमोला भटियारिन की सराय की ओर चल दिया। सराय में पहुंचने पर, तुम ही चने बेचने वाले लड़के हो? हाँ प्रधानमंत्री जी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम उद्यन है प्रधानमंत्री जी। हम तुम्हें लेने आए हैं, आओ हमारे साथ हमारे महल चलो। चलिए प्रधानमंत्री जी। जब प्रधानमंत्री उसे लेकर अपने महल में पहुंचा। हाँ, अब तो मुझे राजा के मूल्य के विषय में बताओ उद्यन। इतनी जल्दी क्या है प्रधानमंत्री जी? धीरज रखिए, मैं राजा को स्वयं उसका मूल्य बता दूंगा। नहीं, तुम्हें राजा को नहीं, मुझे राजा का मूल्य बताना होगा। यदि न बताऊं तो मैं इसी समय तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। प्रधानमंत्री जी, ऐसी मूर्खता भूल कर भी न करना। यदि मैं मर गया तो राजा का मूल्य कौन बताएगा? और अगर राजा को उसके मूल्य के विषय में कोई न बता सका तो वह तुम्हें फांसी पर चढ़ा देगा। ओह, इस विषय में तो मैंने सोचा ही न था। वह ठंडी सांस खींचकर उद्यन से बोला। ठीक है उद्यन, कल तुम मेरे साथ दरबार चलोगे। वहां पहुंचकर तुम ही राजा को उसका मूल्य बता देना। उस रात उद्यन की खूब खातिरदारी हुई। उद्यन, कुछ कमी रह गई हो तो बताना। प्रधानमंत्री जी, आपने मुझे इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगले दिन प्रधानमंत्री उद्यन को साथ ले दरबार की ओर चल दिया। पता नहीं यह उद्यन राजा का क्या मूल्य बताएगा। अगर इसने राजा के प्रश्न का सही उत्तर न दिया तो आज मेरी खैर नहीं। जब वह उद्यन के साथ दरबार में पहुंचा। कहो प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रश्न का सही उत्तर खोज पाए या नहीं? महाराज, मेरी ओर से आपके प्रश्न का उत्तर इस लड़के उद्यन को देने की आज्ञा दी जाए। उत्तर तुम दो प्रधानमंत्री जी, या यह लड़का दे, हमें भला इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? बताओ लड़के, हमारा मूल्य क्या है? धीरज रखिए महाराज, मैं अभी आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ, पर यदि आप अपना प्रश्न वापस ले लें तो ठीक होगा, क्योंकि अपना मूल्य जानने के पश्चात आपको कोई खुशी हासिल नहीं होगी महाराज। कुछ भी हो, हम अपने प्रश्न का उत्तर हर हालत में जानना चाहेंगे। तो ठीक है महाराज, यदि आप अपना मूल्य जानना ही चाहते हैं तो मैं अभी बताता हूँ। आप मुझे एक तराजू मंगवा दीजिए। तुरंत एक तराजू मंगवाया गया। महाराज, इस तराजू के दोनों पलड़े बराबर हैं कि नहीं? बिल्कुल बराबर हैं। अब उद्यन ने एक पलड़े में एक सेर की बाट रखकर तराजू को ऊपर उठाया। यह उद्यन आखिर कर क्या रहा है? कहीं यह उल्टा सीधा कुछ करके महाराज के सामने मेरी भद न पिटवा दे। उद्यन ने खाली पड़े दूसरे पलड़े में भी एक सेर का बाट रखा। महाराज, अब बताइए कि तराजू का कौन सा पलड़ा भारी है? अब भी दोनों पलड़े समान अवस्था में हैं। अब उद्यन ने कुर्ते की जेब में से मुट्ठी भरकर चने के दाने निकाले और उन्हें तराजू के एक पलड़े में डालने के पश्चात राजा शैलवर्मन से बोला, अब महाराज, अब बायां पलड़ा भारी है। क्यों महाराज? क्योंकि बाएं पलड़े में चने के दाने भी हैं। तो सुनिए महाराज, आपका मूल्य एक मुट्ठी चने के दानों के बराबर है। क्या कह रहे हो उद्यन? मारे गए। इस मूर्ख छोकरे ने महाराज के प्रश्न का जैसा ऊट पटांग उत्तर दिया है, अब मेरी खैर नहीं है। महाराज, मैं आपको ठीक प्रकार से समझाता हूँ। हर पलड़े में एक सा समान भार रहने से दोनों पलड़े समान रहते हैं। हाथ की रेखाएं किसी को राजा बना देती है और किसी को रंक बना देती है। जैसे मुट्ठी भर चने के दानों से तराजू का एक पलड़ा नीचे झुक जाता है और दूसरा ऊपर उठ जाता है। यह आपका भाग्य है राजन, यानी आपकी कीमत एक मुट्ठी चने के दानों से अधिक नहीं है। ओह! शैलवर्मन माथे पर बल डालकर सोच में पड़ गया। यह देख, अब इस दुस्साहसी बालक की खैर नहीं है। इसने इतनी प्रतापी राजा का मूल्य केवल एक मुट्ठी चने के दाने बताने की मूर्खता की है। राजा इसे छोड़ेंगे नहीं। कुछ देर सोच में पड़े रहने के पश्चात, उद्यन, हम तुम्हारी बातों के सार को अच्छी तरह समझ गए हैं।
हमें खुशी है कि तुम में सच्चाई को कहने की हिम्मत है। हमारे सामने आज तक इतनी निडरता व स्पष्टता से किसी के भी बोलने का साहस न हो सका। तुम निडर व स्पष्टवादी होने के साथ साथ बुद्धिमान भी हो। तुमने जिस प्रकार मेरे प्रश्न का सही व सटीक उत्तर दिया है, उससे कूटनीति की सही आवाज झलकती है। इसलिए हम तुमसे प्रसन्न होकर आज से तुम्हें अपना कूटनीतिक सलाहकार नियुक्त करते हैं। महाराज, मुझे इतने महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करने से पहले मेरी अल्पायु के बारे में एक बार और सोच लीजिए। उद्यन, तुम्हारी अल्पायु से हमें कुछ लेना देना नहीं है। तुम में बड़े लोगों की भांति सूझबूझ है। हमने यह देखकर ही तुम्हें इतना महत्वपूर्ण पद सौंपा है। महाराज, मैं शपथ खाता हूँ कि इतने महत्वपूर्ण पद की गरिमा को कभी कोई ठेस न आने दूंगा। उद्यन, अब मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ। इतनी अल्पायु में तुम में इतनी सूझबूझ व बुद्धिमानी आई कैसे? महाराज, आपके इस प्रश्न के उत्तर में मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। महाराज, मेरे पिता बहुत ही प्रकांड पंडित थे। वे सरस्वती के सच्चे उपासक थे। उनकी देखा देखी मैं भी प्रतिदिन माँ सरस्वती की उपासना करने लगा। धीरे धीरे सरस्वती माँ मुझ पर अपनी कृपा करती गई और मैं ज्ञान पाता चला गया। आज भी मैं प्रतिदिन माँ सरस्वती की उपासना करता हूँ और चने बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। ओह, एक बात समझ में नहीं आई उद्दन। ब्राह्मण पुत्र होते हुए भी तुम इस प्रकार गली गली चने बेचते हुए क्यों फिरते हो? महाराज, आज से 5 वर्ष पूर्व जब मैं अपने माता पिता के साथ नाव में बैठकर शिप्रा नदी को पार कर रहा था तो अचानक ही तेज हवाएं व आंधी चलने लगी। आंधी में हमारी नाव बुरी तरह डगमगाने लगी। ओह भगवान, यह क्या विपत्ति आई! शीघ्र ही हमारी नाव उलट गई। बचाओ! ओह माँ, पिताजी! मेरे माता पिता देखते ही देखते नदी की लहरों में समा गए। आह माँ, पिताजी! तभी नदी में एक बहुत ऊंची लहर उठी। वह लहर मुझे नदी के तट पर पटक गई। तट पर गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी मूर्छा टूटी तो रात हो चुकी थी। आह, पीड़ा से सारा बदन टूट रहा है। माँ पिताजी तो नदी में डूब गए। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं कुदरत की मार से हाल बेहाल हुआ अपने घर की ओर चल दिया। जब घर के समीप पहुँचा, ओह, घर में आग लगी हुई है। सारा घर जलकर राख हो गया। सुबह होने पर ओह, माँ सरस्वती की प्रतिमा इतने भयंकर अग्निकांड में भी जलने व खराब होने से बच गई। माँ सरस्वती की प्रतिमा को उठाकर मैं वहाँ से चल दिया। माँ पिताजी तो साथ ही छोड़ गए। अब घर भी नहीं रहा। ऐसे में कहाँ जाऊँ? मुझे भूख लगाई थी। पास में पैसा नहीं था। माई, थोड़ा सा खाना दे दो, बहुत भूख लगी हुई है। जा जा, तुझ जैसे मुस्टंडे को भीख मांगते शर्म नहीं आती? भाग जा यहाँ से, जा। जिससे भी मैंने खाना मांगा उसी ने मुझे दुत्कार दिया। आह, भूख से अंतड़ियाँ खिंची जा रही हैं। और कोई चारा न देख मैं एक मूर्ति विक्रेता के पास गया। मैं सरस्वती माँ की मूर्ति को गिरवी रखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें उधार में 1 स्वर्ण मुद्रा दे सकता हूँ। ठीक है, मुझे स्वीकार है। मूर्ति विक्रेता ने मुझसे मूर्ति ले ली और बदले में 1 स्वर्ण मुद्रा मुझे दे दी। मैं तुम्हें 6 माह का समय देता हूँ। 6 माह के अंदर अंदर तुम्हें 1 स्वर्ण मुद्रा ब्याज सहित मुझे देकर तुम्हें मुझसे यह मूर्ति छुड़ा लेनी होगी। अच्छा, विद्या की देवी सरस्वती, मुझे क्षमा करना। पेट की ज्वाला के हाथों मजबूर होकर मुझे आज तुम्हें गिरवी रखना पड़ा। माँ सरस्वती की मूर्ति को गिरवी रखकर मैंने मूर्ति विक्रेता से 1 स्वर्ण मुद्रा तो ले ली, पर अब मैं पुनः सोच में पड़ गया। सिर्फ 1 ही स्वर्ण मुद्रा के द्वारा भला मैं कौन सा कार्य आरंभ कर सकता हूँ? हर काम को करने के लिए थोड़ा बहुत धन तो पास में होना ही चाहिए। बहुत सोचने पर भी जब मुझे इस समस्या का कोई हल नहीं सूझा तो मैंने मन में माँ सरस्वती का स्मरण किया। माँ सरस्वती, आज तक तू ही मुझे राह दिखाती आई है। आज भी तू ही मुझे मार्ग दिखा। अगले ही पल माँ सरस्वती मेरे सम्मुख प्रकट हुई। उद्यन, अपने पास वाली स्वर्ण मुद्रा से तू थोड़े से चने और तराजू खरीद। तत्पश्चात चने बेचकर अपनी जीविका चला। माँ सरस्वती, यह आप क्या कह रही हैं? ब्राह्मण पुत्र होकर मैं सड़कों पर घूम घूम कर चने बेचूं? उद्यन, काम छोटा हो या बड़ा, कोई भी काम बुरा नहीं होता है। एक दिन चने बेचते बेचते ही तो उच्च पद को प्राप्त करेगा। ठीक है माँ, मैं आपके आदेश को टालूंगा नहीं। उद्यन,
मैं तुझे आज से दिव्य ज्ञान की ज्योति देती हूँ। इस ज्ञान की ज्योति के प्रभाव से तू आजीवन कठिन से कठिन प्रश्नों, कठिन से कठिन समस्याओं को चुटकी बजाते हल कर लिया करेगा। महाराज, इससे आगे की कहानी आप जानते ही हैं। कैसे मैंने आपके प्रश्न का सही उत्तर दिया और कैसे आपने मुझे कूटनीतिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया। उद्यन, तुम्हारी कहानी बहुत ही कारुणिक है। तुमने बहुत दुख सहे हैं, लेकिन तुम्हारे दुखों का अब अंत हो गया है। लेकिन तुमने यह तो बताया ही नहीं कि तुमने उस मूर्ति विक्रेता से माँ सरस्वती की मूर्ति वापस ली या नहीं। महाराज, यहाँ भी मेरा दुर्भाग्य आड़े आ गया। दुकान की सफाई करते समय एक दिन उस मूर्ति विक्रेता के हाथों से माँ सरस्वती की वह मूर्ति गिरकर टूट गई। उस खंडित मूर्ति का मैं क्या करता महाराज? मैंने उस खंडित मूर्ति को गंगा में विसर्जित कर दिया। अब राजा शैलवर्मन ने प्रधानमंत्री वामदेव से कहा, प्रधानमंत्री जी, हमें इस बात की खुशी है कि तुमने उद्यन के रूप में हमें एक अनमोल हीरा लाकर दिया है, पर साथ ही इस बात का दुख भी है कि तुम हमारे साधारण से एक प्रश्न का सही उत्तर न दे सके, जबकि तुमसे कहीं छोटे उद्यन ने बड़ी सरलता से उदाहरण सहित मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दिया। महाराज, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। प्रधानमंत्री जी, हम आज तक महत्वपूर्ण मसलों पर आपके साथ विचार विमर्श करते आए, लेकिन आज से हम यह जिम्मेदारी उद्यन को सौंपते हैं। ओह, जैसी आपकी इच्छा महाराज। दरबार की समाप्ति पर मैं अपना यह अपमान कभी सहन नहीं करूंगा। एक अदना सा छोकरा अब मेरे स्थान पर महाराज को सलाह दिया करेगा? नहीं, मैं ऐसा कभी ना होने दूंगा। इधर एक महल में, उद्यन, आज से यह महल तुम्हारा है। अब तुम इसी महल में रहा करोगे। जो आज्ञा महाराज। माँ सरस्वती का वरदान आज पूरा हुआ। इधर अपने महल में प्रधानमंत्री वामदेव, क्या बात है स्वामी, आज आप जब से दरबार से आए हैं तब से कुछ गुमसुम से हैं। आपकी उदासी का क्या कारण है नाथ? क्या बताऊं सुनंदा, आज एक छोकरे के कारण मुझे दरबार में महाराज के सामने पूरी तरह अपमानित होना पड़ा। आप किस छोकरे की बात कर रहे हैं स्वामी? अरे वही छोकरा जिसे कल रात सराय से बुलाकर मैंने अपने महल में ठहराया था और जो सुबह मेरे साथ दरबार में गया था। ओह, क्या किया उस छोकरे ने? तब प्रधानमंत्री ने दरबार में घटी घटना विस्तार पूर्वक सुनंदा को बताई। सारी बात जानने के पश्चात, सचमुच यह तो सरासर आपका अपमान है। केवल एक प्रश्न का सही उत्तर देने पर महाराज ने उस छोकरे को अपना कूटनीतिक सलाहकार बना लिया। सुनंदा, वह लड़का ही सारे झगड़े की जड़ है। मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। बदला तो आपको उस छोकरे से लेना ही चाहिए स्वामी, लेकिन कैसे लूँ? बहुत सोचने पर भी बदला लेने का कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है। दोनों सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचने के पश्चात, स्वामी, मेरे दिमाग में एक योजना आई है। क्या योजना है? यह तो आप जानते ही हैं स्वामी कि महाराज सन की स्वभाव के हैं। एक बार उनके दिमाग में जिस बात को बैठा दिया जाए, फिर वह सदा उनके दिमाग में जमकर रह जाती है। आप यदि उनके सामने उद्यन को झूठा साबित कर दें तो बड़ी आसानी से उद्यन से बदला लिया जा सकता है, लेकिन महाराज के सामने मैं उस चालाक उद्यन को झूठा साबित करूंगा कैसे? इस विषय में भी मैं सोच चुकी हूँ। आपको अपने किसी अत्यंत विश्वसनीय व्यक्ति को इस योजना में शामिल करना होगा। गुप्तचर नीलकांत मेरा सबसे विश्वसनीय व्यक्ति है। मैं उसे अपनी योजना में शामिल कर लूंगा। लेकिन तुम्हारी योजना आखिर है कैसी? तब सुनंदा धीरे धीरे वामदेव को अपनी योजना के बारे में बताने लगी। सुनंदा की योजना जानने के पश्चात, वाह सुनंदा, योजना तो तुमने बड़ी ही अच्छी बताई है। निश्चय ही उद्यन हमारी इस योजना के पंजे से बच नहीं पाएगा। वामदेव ने उसी समय गुप्तचर नीलकांत को बुलाया। नीलकांत, कल तुम्हें वेश बदलकर दरबार में जाना होगा और वहां जाकर उद्यन को अपना संबंधी बताना होगा। वह क्यों प्रधानमंत्री जी? तब वामदेव ने नीलकांत को सारी बात बताई। नीलकांत, यदि हम अपने इस उद्देश्य में सफल हुए तो वादा करते हैं कि तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। आप निश्चय ही अपनी योजना में सफल होंगे प्रधानमंत्री जी। अगले दिन नीलकांत ने एक गरीब मनुष्य का रूप धरा। अब मुझे प्रधानमंत्री वामदेव के बताए अनुसार दरबार में पहुंचना चाहिए। इधर दरबार में राजा शैलवर्मन उद्यन से कह रहे थे, उद्यन, यह है तुम्हारा स्थान। आज से तुम यहीं पर हमारे समीप बैठा करोगे। जी महाराज। योजना अनुसार नीलकांत को अब दरबार में आ जाना चाहिए। राजा शैलवर्मन के कहने पर उद्यन ने अपना स्थान ग्रहण किया ही था,
तभी नकली रूप धरे नीलकांत ने दरबार में प्रवेश किया। आहा, आ गया नीलकांत। अब घटने वाला घटनाक्रम बड़ा ही मजेदार होगा। नीलकांत दरबार में बैठे उद्यन के समीप आकर बोला, उद्यन, मेरे छोटे भाई, घर से भागकर तूने ठीक नहीं किया। मैं तेरी खोज में कहां कहां भटकता फिर रहा हूं, पता है तुझे? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। उद्यन, माना कि महाराज को झूठी कहानी सुनाकर तुम राजपद हासिल कर चुके हो, पर उसका यह मतलब तो नहीं है कि खून के रिश्तों को बिल्कुल ही भूल जाओ। क्यों झूठा अनर्गल प्रलाप कर रहे हो? मेरा कोई भाई ही नहीं है। यह सुनते ही नीलकांत रोने लगा। अरे, तुम कौन हो? उद्यन को अपना भाई बताकर तुम इस प्रकार रोने क्यों लगे? महाराज, मेरा नाम विजयन है। आपके राज्य में ही मैं मोची का कार्य करता हूँ। यह उद्यन मेरा छोटा भाई है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ महाराज, पिता के मरने के बाद बंटवारे के प्रश्न पर उद्यन मुझसे नाराज होकर घर से निकल गया था। इसलिए गुस्से में यह मुझे अपना भाई मानने से इनकार कर रहा है। ओह, इसका मतलब है उद्यन ने हमसे झूठ बोला। यह तो स्वयं को ब्राह्मण पुत्र कह रहा था। महाराज, जाति को छिपाना नीच कर्म है। हम जाति से मोची हैं और मोची ही रहेंगे। उद्यन के कहने मात्र से ही हम ब्राह्मण थोड़े ही हो जाएंगे। ओह, इसका मतलब तो यह हुआ कि हमने सुपात्र के स्थान पर कुपात्र को अपना सलाहकार बना डाला है। शैलवर्मन क्रोध से सुलग उठा। उद्यन, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने हमको अपनी झूठी कहानी सुनाकर यह राजपद हासिल किया है। हम तुमसे यह पद इसी समय वापस लेते हैं। महाराज इस समय क्रोध में हैं और इस झूठे व्यक्ति के द्वारा भ्रमित कर दिए गए हैं। इसलिए इस समय इनसे अपनी सफाई के बारे में कुछ भी कहना बेकार है। जो आज्ञा महाराज। उद्यन, तुमने घोर अपराध किया है। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। हम तुम्हें आजीवन कारावास की सजा देते हैं। सैनिक पकड़कर उद्यन को उसी समय कारागार में छोड़ आए। मेरे विरुद्ध ऐसा षड्यंत्र कौन रच सकता है? मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। इधर प्रधानमंत्री वामदेव प्रसन्न हो गुप्तचर नीलकांत से कह रहे थे, शाबाश नीलकांत, तुमने उद्यन के बड़े भाई का बहुत अच्छा अभिनय किया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। लो, यह तुम्हारा पुरस्कार है। नीलकांत, महाराज को तुम पर किसी प्रकार का शक न हो, इसलिए तुम्हें कुछ माह तक विजयन मोची का रूप धारण करके ही नगर में रहना होगा। अच्छा प्रधानमंत्री जी। इधर कारागार में उद्यन ने मां सरस्वती का आवाहन किया। विद्यादायिनी, हंसवाहिनी, सरस्वती माँ, मुझे दर्शन दो। अगले ही पल मां सरस्वती उसके सामने प्रकट हुई। कहो उद्यन, कैसे याद किया? माँ, न जाने किसने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचकर मुझे कारागार में बंद करवा दिया है। आप तो अंतर्यामी हैं। कृपया बताइए कि षड्यंत्र का सूत्रधार कौन है? मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ माँ। उद्यन, मैंने तुझे दिव्य ज्ञान की ज्योति दी थी। उसी दिव्य ज्ञान को प्रयोग में लाकर तो खुद षड्यंत्र के सूत्रधार का पता लगा सकता है। मैं इस कार्य में तेरी कोई सहायता नहीं करूंगी। उद्यन ने ठंडी सांस खींचते हुए कहा। ठीक है माँ, मैं तुमसे कोई सहायता नहीं मांगूंगा। बस आप मुझे अपने पाँव की एक पायल दे दीजिए। मेरे पाँव की एक पायल का तुम क्या करोगे उद्यन? माँ, आप जानती हैं, फिर भी मुझसे पूछ रही हैं। तुमने ठीक कहा उद्यन, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे पाँव की एक पायल क्यों मांग रहे हो। सरस्वती ने अपने पाँव की एक पायल उतार उद्यन को दे दी। तत्पश्चात माँ सरस्वती के अदृश्य होने पर अब मुझे महाराज को सेवक द्वारा यहाँ बुलवाना चाहिए। उद्यन ने कारागार में पहरा लगाने वाले एक सेवक से कहा, सैनिक, मैं इसी समय महाराज से मिलकर उन्हें कुछ देना चाहता हूँ। या तो तुम मुझे उनके पास ले चलो या फिर महाराज को यहाँ बुला लाओ। मैं महाराज को यहाँ पर बुला लाता हूँ। कुछ समय पश्चात राजा शैलवर्मन कारागार में उद्यन के सामने थे। कहो उद्यन, मुझे क्या देना चाहते हो तुम? उद्यन सरस्वती माँ द्वारा दी गई पायल को शैलवर्मन को देता हुआ बोला, महाराज, मेरे पास यह एक पायल है। मैं इसका क्या करूँगा? आप महारानी जी को भेंट में यह पायल दे दें। ठीक है। उद्यन से पायल लेने के पश्चात, पायल है तो अत्यंत सुंदर, पर एक पायल का महारानी जी क्या करेंगी? वे एक पैर में तो पायल पहनेंगी नहीं, दूसरी पायल कहाँ है? महाराज, मेरे पास तो यह एक ही पायल थी जो मैंने आपको दे दी। बंटवारे के समय यह एक पायल ही मेरे हिस्से में आई थी। दूसरी पायल तो आपको मेरे बड़े भाई विजयन के पास से ही मिल सकती है। ओह, तब ठीक है।
दूसरी पायल हम विज्जन से ले लेंगे, तभी दोनों पायल महारानी को भेंट में देंगे। कारागार से लौटकर राजा शैलवर्मन ने सेवक के द्वारा विज्जन बने नीलकांत को महल में बुलवाया। विज्जन, यह पायल तुम्हारे छोटे भाई उद्यन ने मुझे दी है। इसके साथ की दूसरी पायल तुम्हारे पास है, तुम हमें वह पायल लाकर दे दो। लेकिन महाराज, मेरे पास तो ऐसी कोई पायल नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो, उद्यन ने मुझे सब बता दिया है। ऐसी दूसरी पायल बंटवारे में तुम्हें मिली थी। महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास ऐसी दूसरी पायल नहीं है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। चलो हमारे साथ कारागार में उद्यन के पास। जब वह तुम्हारे सामने इस बात को कहेगा कि दूसरी पायल तुम्हारे पास है, तब तो तुम मानोगे। शैलवर्मन विज्जन को लेकर उद्यन के पास पहुंचा। उद्यन, तुम्हारे भाई अपने पास की दूसरी पायल को देने से इनकार कर रहे हैं। भैया, आप महाराज को वह पायल क्यों नहीं देते? जरा सोचो, महारानी जी भी पायलें पहनेगी तो हमारे कुल का कितना नाम रोशन होगा। आप महाराज को वह पायल देने से मना न करो भैया। मैं तो अपने ही जाल में पूरी तरह फंस गया। अब मुझे अपना राज खोलना ही होगा, तभी मेरी जान बच सकती है। वह शैलवर्मन के पांव में गिर गया। महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं उद्यन का भाई विज्जन नहीं हूँ। मैंने आपसे झूठ कहा था। ओह, तो फिर तुम कौन हो और तुमने हमसे यह झूठ किसके इशारे पर बोला था? मेरी चाल सफल रही। महाराज, मैं प्रधानमंत्री का गुप्तचर नीलकांत हूँ। उद्यन के भाई का रूप मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर धरा था। ओह, लेकिन क्यों? प्रधानमंत्री जी ने आखिर वह सब क्यों किया? वे उद्यन से बदला लेना चाहते थे। ओह, प्रधानमंत्री जी इतनी नीचता पर उतर आएंगे, इसकी तो हमने कल्पना भी न की थी। उद्यन, नीलकांत ने तो प्रधानमंत्री जी के इशारे पर हमसे झूठ बोला था, पर तुमने किसके इशारे पर पायलों से संबंधित झूठ हमसे बोला? महाराज, अगर मैं आपसे यह झूठ न बोलता तो प्रधानमंत्री जी के षड्यंत्र का भांडा न फूटता और मैं निर्दोष आजीवन कारागार में सड़ता रहता। हाँ, यह तो है, लेकिन यह पायल तुम्हारे पास कहाँ से आई? महाराज, यह पायल माँ सरस्वती की है। क्या कह रहे हो? हाँ महाराज, यह पायल उन्हीं की है। मुझे यह पायल उन्हें वापस लौटानी है। विश्वास नहीं होता मुझे। माँ सरस्वती तुम्हें पायल क्यों देंगी? तभी माँ सरस्वती प्रकट हुई। राजन, उद्यन ठीक कह रहा है। इसे संकट से उबारने को ही मैंने इसे अपनी पायल दी थी। ओह राजन, सदैव बुद्धिमानी से काम लो, तभी तुम्हारी उन्नति होगी। सनक, घमंड, क्रोध व झूठी प्रशंसा को छोड़कर बुद्धिमानी से राजकाज चलाओ। माँ, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। शैलवर्मन ने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। प्रधानमंत्री वामदेव को उसने पद मुक्त कर उद्यन को यह पद सौंप दिया। तो यह थी तुलसी कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।